जय हिंद मेरे प्यारे साथी। मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्त, मैं शुरुआत करता हूं मोटिवेशनल कोट्स के साथ इस क्लास को कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। हाँ दोस्त, विश्वास से ही सब कुछ पाया जा सकता है, इसीलिए अपने विश्वास को बनाए रखिए, ज़रूर एक दिन सफलता हम लोग को मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिसंयोजक यानी ट्राइवेलेंट तत्व कौन सा है। तो देखिए इसमें से समझना पड़ेगा कि किसको कहते हैं ट्राइवेलेंट। आइए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए किस किस तत्व को त्रिसंयोजक, फोर संयोजी और पंच संयोजी कहा जाता है। तो देखिए ये जो है, ये बोरॉन का परिवार जो है इसको कहा जाता है त्रिसंयोजी। क्या कहा जाता है? त्रिसंयोजी इसको कहा जाता है। और ये जो है कार्बन परिवार, इसको कहा जाता है चतुर्थ संयोजी। क्या कहा जाता है? चतुर्थ संयोजी। और ये जो सातवां वाला है इस नाइट्रोजन ग्रुप, इसको कहा जाता है पंच संयोजी। क्या क्या कहा जाता है? पंच संयोजी। तो इसमें से जो भी देखिए यहाँ से लेकर के त्रिसंयोजी हो गया, और ये होगा चतुर्थ संयोजी, और ये हो गया पंच संयोजी। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। तो ऑप्शन में जिस अनुसार दिया होगा उसी अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, त्रिसंयोजक ट्राइवेलेंट तत्व कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला जो था तो बोरॉन था। बोरॉन 5 होता है। ठीक है, इंडियम और एल्युमिनियम ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें फिर से देखिए पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि देखिए इसमें इंडियम 49 नंबर पर है। ये हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। ठीक है, इस प्रकार से ये सब। तो इसमें क्या था? बोरॉन दिया हुआ था, गैलियम दिया हुआ था, इंडियम दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीनों हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन तीनों हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में देखिए इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें याद रखिए कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप अभी सब क्लियर कीजिए। जैसे कह दिया ऑक्सीकरण, क्या कह दिया? ऑक्सीकरण हो गया, या इसी में ऑक्सीकरण को ही कहा जाता है उपचयन। क्या कहा जाता है? उपचयन या अपचायक। अपचायक, या इसी को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर कौन सा चिन्ह आता है? पॉजिटिव। जैसे कि देखिए Na+, देखिए पॉजिटिव चिन्ह आया, क्योंकि इसके पास 2, 8, 10, 1, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करेगा। त्याग करेगा तो क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण हो, चाहे उपचयन हो, चाहे अपचायक हो, ये सब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, ये सब में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। त्याग होता है तो कैसा चिन्ह आता है? पॉजिटिव चिन्ह आता है। तो पॉजिटिव साइन हो गया। अब देखिए दूसरा आता है, दूसरे तरफ की बात करें तो हो जाता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण हो गया, या अपचयन हो गया, अपचयन, या उपचायक हो गया। क्या? उपचायक। उपचायक, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो उसमें क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, अवकरण हो, अपचयन हो, उपचायक हो, तो इस सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, और ग्रहण होता है तो निगेटिव साइन लिया जाता है। चलिए इस प्रकार से इसका याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण कर रहा है, तो ऑक्सीकरण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो इसका हो जाएगा इसका आंसर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, या इलेक्ट्रॉन का कमी होना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कमी होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, देखिए अमोनियम, इसका एक समीकरण देखिए कैसे होता है कि तापीय अपघटन के दौरान तो ये हो जाता है NH4NO3। NH4NO3 अभिक्रिया होता है तो ये टूट जाता है किसमें? N2O+2H2O। ठीक है, N2O+H2O हम टूटता है, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? N2O और
H2O, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वह पहला तत्व कौन सा है जिससे किसी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड के द्वारा किया गया था। ठीक है, हेनिंग ब्रांड के द्वारा देखिए फास्फोरस की खोज किया गया था। उसके बाद हाइड्रोजन भी पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन भी याद रखिए कैवेंडिश ने किया था। क्या, कौन किया था? कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। इस प्रकार से हाइड्रोजन का कैवेंडिश हो जाएगा और इसमें जो है हेनिंग ब्रांड जो है वह फास्फोरस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या ठोस आयोडीन का रंग होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग देखिए सफ़ेद होता है, नहीं। तो हम लोग जो देखते हैं कि काला नमक जानते हैं बाजार में काला नमक आता है, वो ठोस अवस्था में रहता है। देखिए ये जो आयोडीन जो हम लोग खाते हैं नमक के रूप में, वो सबको प्यूरीफाई करके उसका कलर को निकाल दिया जाता है, इसीलिए वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। लेकिन आयोडीन जब निकाला जाता है कौन से, उसको अलग किया जाता है, तो उस समय जो है ठोस आयोडीन जो है किस तरह का बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, जो हम लोग काला नमक के बारे में जानते हैं। तो वो जानते हैं कि वो सिर्फ क्या रहता है, वो डायरेक्ट ठोस आयोडीन बिना प्यूरीफाई किए हुए लाता है बाजार में। तो कैसा दिखता है? काले भूरे रंग का थोड़ा सा रहता है। ठीक है, बैगनी भूरे रंग का थोड़ा सा काला रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वों में से अधातु की पहचान कीजिए। तो देखो अधातु की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसमें तो देखिए मैग्नीशियम धातु है, सोडियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। देखिए ऐसे हम पीरियोडिक टेबल में आपको बता रहे हैं कि अधातु कहाँ से है, उसको यहाँ कैसे रखेंगे। देखिए ये जो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन के इस पार जो भी आएगा ये सब आ जाएगा अधातु, और जिगजैग लाइन के इस पार जो भी आएगा ये सब क्या है? धातु है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे कि 6 से लेकर के 10 तक, और 15 से लेकर 18 तक, उसके बाद 24 से लेकर के 34 से लेकर के 36 तक, और 53, 54, ये 85 और 86 ये सब क्या है? ये सब अधातु है। क्या है? अधातु है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 से आगे याद रखेंगे, 6 से आगे 10 तक, और 15 से 18, और 34 से 36, उसके बाद 53, 54 और 85, 86 याद रखेंगे। ये सब क्या है? ये सब है अधातु। और पूछेगा अधातु की संख्या कितनी होती है? तो अधातु की संख्या एनसीईआरटी बुक के अनुसार अधातु की संख्या 22 होती है। कितनी? 22 होती है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधातु क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि 17 नंबर पर आता है। 17 नंबर पर आता है तो 5 से लेकर के 10 तक और 15 से लेकर के 18 तक ये कौन सा आएगा? अधातु आएगा। तो 17 तो इसी के बीच में आएगा, तो ये अधातु क्लोरीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? देखिए स्वच्छ ईंधन का गुण कौन सा हो सकता है? स्वच्छ ईंधन का गुण प्रदूषण मुक्त होता है। क्या होता है? प्रदूषण मुक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वच्छ ईंधन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुण प्रदूषण मुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में? देखिए इसमें जो है जेट ईंधन प्रयोग किया जाता है, नहीं, निर्माण की बात कर रहा है, किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए ये कौन सा हो जाएगा? पैराफिन हो जाएगा, क्योंकि जब जेट ईंधन होगा ही नहीं तो ये केवल ए भी नहीं हो सकता है, ए और बी दोनों भी नहीं हो सकता है, तो पैराफिन इसका हो जाएगा। पैराफिन क्या है? पैराफिन एक मोम है। क्या है? पैराफिन एक मोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए इसमें दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है जल गैस, दूसरा पूछा जाता है वायु अंगार गैस। तो देखिए जल गैस को ही कहते हैं भाप गैस। क्या कहते हैं? जल गैस कहे या भाप गैस कहे, जल गैस या भाप गैस। तो क्योंकि जल से ही तो भाप बनता है, तो जल गैस कहेगा। तो देखिए इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके साथ में। देखिए उसके बाद एक पूछा जाता है वायु अंगार। कौन सा पूछा जाता है? वायु अंगार गैस। तो वायु अंगार गैस को ही कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन इसके साथ देखिए जल है तो इसमें से हाइड्रोजन रहेगा पेयर में, और यह जो है वायु अंगार है से इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, तो वायु अंगार गैस कहेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। जल अंगार गैस कहेंगे तो क्या हो जाएगा? जल गैस या भाप गैस की बात करेगा तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए कि जब भी बात करेगा आपको जल के बारे में या भाप के बारे में, तो उसके साथ में क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, और यदि बात करेगा प्रोड्यूसर गैस की या वायु अंगार गैस की, तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इससे याद रखिए 78% वायुमंडल में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में, इसीलिए नाइट्रोजन गैस हो जाएगा वायु अंगार या प्रोड्यूसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसके लिए हम एक समीकरण बनाते हैं।
जैसे हो गया कि H2 + O2, H2 + O2 ये बन गया, क्या हो जाता है H2O। लेकिन देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये हो गया असंतुलित। क्या हो गया? असंतुलित हो गया। इसमें यदि हम 2 लगा देते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन पुर जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 4 पुर गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब संतुलित समीकरण होता है तो संतुलित समीकरण में दोनों तरफ जो है क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद की संख्या दोनों बराबर होती है। लेकिन यदि असंतुलित की बात करें तो असंतुलित में क्या होता है, असंतुलित में इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो कह सकते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, तो बिल्कुल असमान होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा कि जब संतुलित रहेगा तो दोनों तरफ बराबर होगा, संतुलित नहीं रहेगा तो दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, उत्पादकों अभिकारकों और उत्पादों की संख्या समान नहीं होता है असंतुलित में। तो इस प्रकार से देखिए तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए इसमें है, कह रहा कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है और उसकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, गंध और स्वाद नहीं बदलते हैं, क्योंकि उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं मतलब का हो गया, कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे बनाए हम, कह सकते हैं इसमें जैसे N2 प्लस में H2, इससे बन गया NH3, ठीक है, NH3, और इसमें अभी हम संतुलित करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, तो देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, तो इधर भी 6 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से पुर गया। लेकिन इससे फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्या रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिवर्स जब कर सकते हैं तो ये इधर से इधर भी समीकरण हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। इसी को कहते हैं उत्कर्मणीय, क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो इसमें स्वाद नहीं बदलता है, क्योंकि जब यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय होगा तो इसमें स्वाद बदलने की बातें हो चुकी। हम N2 + H2 से NH3 बना सकते हैं, फिर NH3 को तोड़ेंगे तो N2 + H2 में बदल जाएगा, तो इसमें स्वाद नहीं बदलता है। तो ये तो ऑप्शन ए नंबर गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कथन देखिए कि यदि किसी अभिक्रियाशील धातु में पृष्ठ का हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों को प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है, और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, तो इसका हो जाएगा केवल ऑप्शन बी सत्य कथन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो देखिए इसमें क्या होती है, इसमें जो लहरें होती है अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य। आप याद रखिए, जैसे कि प्रकाश और ध्वनि की बात करेगा तो प्रकाश तरंग कौन सा है, तो देखिए प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। मतलब हो गया कि अनुप्रस्थ तरंग, देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग टेढ़ा मेढ़ा चलती है। आप देखिए प्रकाश में याद कैसे रखिएगा, प्रस्थ मतलब हो गया, मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई आदमी धूप में जलता है तो क्या हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, पसीनों से त्रस्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं प्रस्थ हो जाएगा इसमें, अनुप्रस्थ। और ध्वनि क्या हो जाएगा, तो ध्वनि इसके उल्टा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समुद्र के तल में जो चल रहा है लहरें, वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब कि सीधे सीधे, देखिए यहाँ विस्फोट के कारण कर रहा है, तो विस्फोट होगा तो जल सीधे सीधे जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ कहेगा कि समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, तब होगी वो अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके चलती है, ठीक है। लेकिन जब विस्फोट होगा तो बहुत तेज गति से उसका कण भागेगा, जल का कण तेज गति से भागेगा, तो ये सीधे सीधे कण भागेगा, तो सीधे भागेगा तो अनुदैर्घ्य होगा, और जब टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो अनुप्रस्थ होगा। तो जब स्थिर जल में हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो उससे जो है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके बन के चलता है। लेकिन यदि हम विस्फोट करते हैं तो तीव्र गति से भागता है, तो सीधा सीधा होता है, तो कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग जो है एकदम सीधी गति में तेज जाती है, और अनुप्रस्थ तरंग धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाती है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। इसी प्रकार से जब समुद्र की तल पर कहेगा तो अनुप्रस्थ तरंग होगा, और अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेगा तो जब विस्फोट होगा तो सीधे सीधे कण जाएगा, तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए, जो हमने बताया है तरीका, उस तरीके से भी याद रखते हैं। प्रकाश में लोग जब जाता है तो वो त्रस्त हो जाता है, तो मतलब कह सकते हैं पसीने से त्रस्त हो जाता है, तो वो प्रस्थ हो गया, और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया,
कह रहा कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो क्या होती है या झुकती है किधर। तो देखिए सघन से जा रहा है, सघन का मतलब हो गया कि जो अधिक डेंसिटी वाला है तो कम डेंसिटी वाला में जाएगा तो क्या होगा, तो अधिक डेंसिटी मान चलिए कि यहाँ पर जल है, ठीक है, यहाँ पर जल है और ऊपर में वायु है, तो वायु से जब जल में यानी सघन से यानी कि जल से यदि वायु में जाएगा तो जल से यदि वायु में जा रहा है, जल से वायु में गया तो ये क्या हो गया, ये जल से जब वायु में जाता है ये दूर हट जाता है अभिलंब से, ये इसको अभिलंब बोलते हैं, तो अभिलंब से दूर हट गया तो हम कह सकते हैं कि विचरण करती है या झुकती है, या झुकती है अभिलंब से क्या, अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर। लेकिन देखिए इसमें कह रहा है कि तीव्र गति से, तो जब देखिए सघन से मतलब कि कठिन कह सकते हैं रास्ते से जब आसान रास्ते पर जाइएगा तो आपकी गति तीव्र हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर और तीव्र गति होगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी और तीव्र गति होगा, क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर गया और दूर गया, लेकिन क्या हो गया, अभिलंब से दूर भी गया और यह तीव्र गति हो गया, क्योंकि यहाँ पर सघन माध्यम था, सघन से विरल में गया तो रास्ता आसान होगा, कोई रुकावट नहीं है, तेज गति से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण पानी से गिलास में जाती है। अब देखिए ये पानी से गिलास में जा रहा है, पानी सघन माध्यम है, गिलास उससे भी ज़्यादा सघन है, तो हम कह सकते हैं कि पानी गिलास की अपेक्षा विरल माध्यम हो गया। तो विरल से जब सघन में जाएगा, तो विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सामान्य की ओर और धीमी गति हो जाएगी, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, क्योंकि गिलास के लिए पानी क्या है, एक विरल माध्यम है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि डैश की चालकता अधिकतम होती है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सब में हो जाएगा आयन की चालकता अधिक होती है, क्योंकि देखिए बैटरी कर में हम लोग इसीलिए आयन का प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें कह सकते हैं कि उसमें द्रव पदार्थ देते हैं क्योंकि उसमें आयन पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि चालकता अधिक होती है, किसका, आयन की चालकता अधिक होती है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों पाया जाता है आयन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आयन की चालकता अधिक होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ निगेटिव रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसमें आवेश होता ही नहीं है। लेकिन आयन में प्लस और माइनस दोनों आवेश होता है, इसीलिए यह क्या होती है, तीव्र चालकता इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिए, एक विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो बराबर हम कह सकते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो बराबर आर ए बटे एल। अब तो देखिए आर क्या है, आर प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है। और ए की बात करें तो एरिया यानी कि कह सकते हैं इसको क्षेत्रफल है, और एल की बात करें तो लंबाई है। तो देखिए ये रेसिस्टेंस पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर तो मतलब निर्भर करेगा ही, लेकिन इसमें से देखिए चालक की लंबाई भी दिया हुआ है, चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी दिया है, चालक का प्रतिरोध, लेकिन इनमें से सभी रहता तभी तो। लेकिन देखिए इसमें अगर ऑप्शन इनमें से सभी नहीं दिया तो इसमें क्या कर सकते हैं, चालक की बनावट का मतलब ही हो गया कि लंबाई भी होगा, क्षेत्रफल भी होगा, प्रतिरोध भी होगा, हर चीज़ होगा। तो चालक की बनावट या पदार्थ पर तो बिल्कुल इसका ए नंबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन में ऐसे दिया कि सभी इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धारिता एक राशि है। क्या, धारिता एक राशि है, तो धारिता अदिश राशि होती है। क्या होती है, धारिता की बात करें या कह दे कि विद्युतीय विभव, क्या, विद्युतीय विभव, तो ये दोनों क्या है, अदिश राशि है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समान समय विस्थापन समीकरण दिया हुआ है, y बराबर 3 sin 10t। तो आवृत्ति बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y बराबर होता है a sin ओमेगा टी। तो अब देखिए यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 10 दिया हुआ है और a की जगह पर 3 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यदि इसमें मान रखते हैं तो आ जाता है ओमेगा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2πn। क्या होता है, 2πn होता है। तो 2 के जगह पर 2, पाई तो रखेंगे ही, और n के जगह पर क्या हो जाएगा, n के जगह पर हम कह सकते हैं कि इसमें यदि मान रखें तो 2πn, तो 2πn ओमेगा की जगह पर 10 दिया हुआ है बराबर 2π और n का मान निकालना हो, तो हम कह सकते हैं कि 10 बटे में 2π हो जाएगा। क्या, 10 बटे 2π हो जाएगा n के बराबर में। इसके प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 10 बटे 2π हर्ट्ज हो जाएगा, यानी वो आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज में ही होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार का हम कह सकते हैं प्रोटीन है। क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
तो लार में देखिए, लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो लार में पाया जाता है सबसे पहला जो पाया जाता है इसको टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन के बाद होता है डायस्टेज। क्या होता है? डायस्टेज होता है। डायस्टेज उसके बाद होता है कि लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बाद होता है एक म्यूलिन। क्या होता है? म्यूलिन। ये 4 प्रकार का होता है। इसमें देखिए टाइलिन और डायस्टेज का काम है स्टार्च का पाचन करना। क्या होता है इसका काम? स्टार्च का पाचन। और लाइसोजाइम जो होता है यह कीटाणु को मारता है। क्या करता है? कीटाणु को मारता है। और म्यूलिन क्या करता है? चिपचिप सेलेब्रिक ग्रैंड में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और सभी का हमने काम बता दिया है। आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप यदि तीव्र गति से यदि साइंस का रिवीजन करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा करके आप 1.5x पर करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।